जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य काल से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है प्राचीनतम राजवंश है निम्नलिखित में से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन अर्थशास्त्र के लेखक थे। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्र की जो रचना की थी वो थी कौटिल्य ने। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कौटिल्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। चंद्रगुप्त मौर्य जी के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, तक्षशिला। तक्षशिला इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजपूत कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजपूत कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजपूत था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था। तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मेगनस्थनीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत दौरा किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी है। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसने लिखी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है सावड़बेला। सावड़बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था। तो उसका राइट आंसर हो जाता है वो आता है बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर बैठा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है तक्षशिला में। तक्षशिला में बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा। तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है उज्जैन। उज्जैन भेजा बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रिय प्रियदर्शी था। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है ऑप्शन ए, अशोक। अशोक का नाम देवनाम प्रिय प्रियदर्शी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है। देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, अशोक। अशोक का एक अन्य नाम देवनामा प्रिय था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, अशोक। अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों किस लिपि में खुदे हुए हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ब्राह्मी। ब्राह्मी में अशोक के शिलालेख खुदे हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को किसने और कब पहली बार पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों को किसने और कब पहली बार पढ़ा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 1837 में जेम प्रिंसेप ने 1837 में सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने अभिलेखों में एकरूपता को किस प्रकार प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। अशोक ने अपने अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है अर्थमगधी को प्रयोग किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है तीसरी बौद्ध परिषद से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 261 ईसा पूर्व में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है रॉक एडिक्ट ने। एक बार ध्यान दीजिएगा, जो ये क्वेश्चन है ये गलत आंसर हो गया इसका। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध से। कलिंग युद्ध इसका राइट आंसर होगा, तीसरी बौद्ध परिषद इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है शिला राजदेश 13 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ज्यादा शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है केंद्रीकृत एकाधिपत्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है उपगुप्त से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है अशोक के शासन के दौरान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है अशोक के शासन के दौरान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको बहुत प्रभावित किया था? निम्नलिखित में से अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है ऑप्शन डी, करुआकी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है अर्थशास्त्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है वो जाता है प्रांतीय प्रशासन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? मौर्य वंश के तत्काल के बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, संगु वंश ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1915 में खोजी गई वह कौन सी शिलालेख है जिसमें अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है? 1915 में खोजी गई वह कौन सी शिलालेख है जिसमें अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है मास्की शिलालेख में। मास्की शिलालेख में अशोक के अन्य नाम प्रियदर्शी का उल्लेख होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानसेहरा कथा सहबाजगढ़ी अशोक के वृद्ध शिलालेखों में से प्रतिलिपि कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य नरेश ने नारगुजनी पहाड़ियों में गुहा अभिलेख उत्कीर्ण कराए तथा देवनाम प्रिय की राजकीय उपाधि धारण की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है दशरथ ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख जारी करने की प्रेरणा निम्नलिखित में से किस शासक से मिली थी? अशोक के अभिलेख जारी करने की प्रेरणा निम्नलिखित में से किस शासक से मिली थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है डेरियस से मिली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संगु वंश की स्थापना करने से पूर्व पुष्यमित्र संगु मौर्य प्रशासन में कौन से पद पर कार्य कर रहा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो था सेनापति के पद पर कार्य कर रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि अशोक के अनेक पुत्र होने के बावजूद उसके अभिलेखों में जिस एकमात्र पुत्र का उल्लेख है वह है? यद्यपि अशोक के अनेक पुत्र होने के बावजूद उसके अभिलेखों में जिस एकमात्र पुत्र का उल्लेख है वह है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है तीवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभलेखों में उल्लिखित अशोक की रानी का नाम क्या है? इलाहाबाद के स्तंभलेखों में उल्लिखित अशोक की रानी का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है कारुआकी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने कौन से अभिलेख में जीव हिंसा निषेध की बात करता है?
अशोक ने अपने कौन से अभिलेख में जीव हिंसा निषेध की बात करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो था प्रथम शिलालेख में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को सर्वप्रथम खोजा तथा उसका अध्ययन किया? निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि में सर्वप्रथम खोजा तथा उसका अध्ययन किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आर शाम शास्त्री ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पत्थर पर अंकित प्राचीनतम शिलालेख में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? पत्थर पर अंकित प्राचीनतम शिलालेख में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, प्राकृत भाषा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिलती है? उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है कालसी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तक्षशिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है मौर्यकाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है पड़। पड़ जो है मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है 305 ईसा पूर्व में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, अशोक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो जो कहा जाता था वो जाता गुण पुरुष। गुण पुरुष मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था। अब आज की वीडियो से टॉप 3 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का पहला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को किसने और कब पहली बार पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को किसने और कब पहली बार पढ़ा था? इसका जरूर भी राइट आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन था और आज का अंतिम क्वेश्चन है वीडियो से, मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? इन तीनों का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप पे शेयर भी जरूर करिएगा। हाँ, और अब इसका फ्री पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चाहे तो वहां से इसका फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।